हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रूसा के बारे में। तो काफ़ी बच्चों ने क्वेरी करी थी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ा जाए, तो इस वीडियो में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बहुत इजी सा टॉपिक है। इसकी जो भी गाइडलाइंस है, ऑब्जेक्टिव है, ओवरव्यू है, कंपोनेंट्स हैं, उनको हमें याद करना है। ठीक है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अब हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। राइट, ये इसका लोगो है। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि आती है MHRD, या आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किस लिए ये स्टार्ट हुई थी? ताकि एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस लाया जाए स्टेट पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। मतलब जो भी स्टेट में जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, उनमें एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस को एनहेंस किया जाए। इसलिए स्टार्ट हुई थी 2013 में। ये मिशन स्टार्ट हुआ था 2013 में। ये इसकी वेबसाइट है, तो जो भी वेबसाइट पे डिटेल है वही मैं बता रहा हूँ, कोई अलग से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी ये सारी डिटेल पढ़ सकते हो, और इसकी वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट करना और बाकी चीज़ें क्या हैं। चलो, तो रूसा स्टार्ट क्यों हुआ? रूसा स्टार्ट इसलिए हुआ कि जो स्टेट्स हैं वो एक इकोसिस्टम बना सके जो कि प्रोग्रेसिव हो, उसकी प्रकृति ऐसी हो कि वो प्रोग्रेसिव हो, हमेशा अच्छे के लिए उसमें काम होता रहे और टाइम के साथ स्टक ना हो। मतलब उसमें पुरानी चीज़ें ना हो, नई चीज़ों के साथ टाइम के साथ उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती रहे। जो भी आउटडेटेड सिस्टम्स हैं और रेगुलेशंस हैं उनको रिफॉर्म करना या उसमें सुधार लाना बहुत ज़रूरी था, और उनको रीड्रॉन करना, ठीक है, दोबारा से उनको डिजाइन करना, डेवलपमेंट करना, ताकि प्रोग्रेस हो सके। और क्या था? सेल्फ सस्टेनिंग मोमेंटम आए, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी और ऑटोनॉमी बढ़े स्टेट हायर इंस्टीट्यूशंस की, और ओवरऑल क्वालिटी आए एजुकेशन में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसलिए रूसा 2013 में लॉन्च हुआ था। राइट, तो इसका ओवरव्यू देखिए तो क्या कहता है ये, ओवरव्यू में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं इसमें। तो ओवरव्यू में ये कहते हैं कि जो कैंपस मतलब कॉलेज की लाइफ होती है या हायर एजुकेशन होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी एजुकेशन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना या उनको पढ़ाना, उनको शिक्षित करना एक अच्छे वे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सकें। तो जब रूसा लॉन्च हुआ था तो इसका एम क्या था कि 300 प्लस स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और जो भी एफिलेटेड कॉलेज हैं उनका बार रेज किया जाए। मतलब जो भी कैंपस लाइफ है, हायर एजुकेशन में जो कैंपस लाइफ है, जो एजुकेशन है, उसको एनहेंस किया जाए। देन क्या था? फंडिंग प्रोवाइड की जाए जो भी एलिजिबल स्टेट हैं। और फंडिंग कैसे होगी? 60-40 के रेशो में जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, 90:10 रेशो में फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, और 100% फंडिंग फ्रॉम सेंटर यूनियन टेरिटरीज के लिए। ठीक है, बाकी जो भी टाइम के साथ नॉर्म्स हैं और जो भी आउटकम है उसके बेस पे फंड होना था। मतलब जो स्टेट अच्छा करता तो हो सकता था उसको और ज़्यादा फंडिंग मिलती। तो फंडिंग का बहुत अच्छा इन्होंने एक फ्लो चार्ट दिया था कि सेंटर से स्टेट में आएगा, स्टेट से फिर स्टेट हायर एजुकेशनल काउंसिल्स को जाएगा, फिर यहाँ से फिर जो भी आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूट्स होंगे इंडिविजुअली उनको पैसा जाएगा। ठीक है, तो फंडिंग का फ्लो बहुत ईजी होना था। देन क्रिटिकल अप्रेजल। तो अप्रेजल होता है कि टाइम टू टाइम मतलब कॉन्टीन्यूस एक फीडबैक लेते रहें, कॉन्टीन्यूस असेसमेंट और इवेल्युएशन होता रहे जो भी स्टेट हायर इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, उनके बेस पे फिर और ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड हो सके। और बाकी इक्विटी, एक्सेस, एक्सीलेंस का ध्यान रखा जाए सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। ज़्यादा एम्फेसिस किसको दिया गया? क्वालिटी को दिया गया टीचिंग लर्निंग में। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट बनाए, एम्प्लॉयबल स्टूडेंट बनाए, और कॉम्पिटिटिव ग्रेजुएट्स बनाए, पोस्ट ग्रेजुएट बनाए, और PhDs
स्कॉलर ऐसे निकालें जो अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकें, ठीक है। देन था कि जो भी प्रोग्राम था वो फोकस करता था जो भी स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं कि उनमें बेस्ट प्रैक्टिस हो ऑल ओवर नेशन, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटीज को ऐसे डेवलप करना कि वो अपने आप में ही एग्जेम्पलरी वर्जन हो, मतलब जो भी सबसे अच्छा वर्जन हो सकता है उस यूनिवर्सिटी का वो बने वो, ठीक है। मतलब एक आदर्श इंस्टीट्यूट बन के दिखाएं अपने लिए भी दूसरे के लिए भी, राइट। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो भी आपने अपना बेस्ट वर्जन सोचा हुआ हो आप उसकी तरफ आगे बढ़ो। तो सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज को इसी तरह से आगे बढ़ना था। देन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा ही है कि एक्सेस इंप्रूव करना, इक्विटी एंड क्वालिटी को एनहेंस करना। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं कि क्रिएटिंग न्यू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, एक्सपेंडिंग एंड अपग्रेडिंग होनी थी जो भी ऑलरेडी हैं। देन जो भी इंस्टीट्यूट हैं वो सेल्फ रिलायंट हों, क्वालिटी एजुकेशन हो उसमें, प्रोफेशनली मैनेज्ड हों और उनका इंक्लाइनेशन किसकी तरफ हो, रिसर्च की तरफ ज़्यादा हो और एजुकेशन ऐसा प्रोवाइड किया जाए जो पूरे नेशन में एक जैसा हो, ठीक है। देन इसके कुछ सैलेंट फीचर्स या ऑब्जेक्टिव्स ये रूसा की वेबसाइट पे ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो ओवरऑल क्वालिटी को एनहेंस करना और उनको कॉन्फर्म करना, मतलब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको चलना, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड जो भी हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज को, और एक एक्रेडिटेशन को एडेप्ट करना ताकि मैंडेटरी क्वालिटी एश्योरेंस हो सके, मतलब सभी का मान्यता प्राप्त करना, रिकग्निशन लेना या एफिलिएशन प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। देन ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स लाना, ठीक है, एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग में सभी लेवल पे, मतलब ऑटोनॉमी आए और गवर्नेंस भी एनहेंस हो इंस्टीट्यूशंस में। रिफॉर्म्स किस में लाना, एफिलिएशन में, एकेडमिक्स में एंड एग्जामिनेशन सिस्टम्स में। देन क्वालिटी फैकल्टी लाना हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कमी है, और टाइम टू टाइम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करना, मतलब इन सर्विस टीचर्स एजुकेशन या रिफ्रेशर कोर्स के जरिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं उनमें ये सभी चीज़ें टाइम टू टाइम होना, और ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना जिससे हम रिसर्च एंड इनोवेशन को हायर एजुकेशन में और ज़्यादा एनहेंस कर सकें, ठीक है। हायर एजुकेशन का वैसे एम यही रहता है कि रिसर्च एंड इनोवेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छे से हो। देन और क्या है, क्रिएटिंग एडिशनल कैपेसिटी इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मतलब एक्सपेंड करना इंस्टीट्यूट्स को और नए इंस्टीट्यूट बनाना ताकि हायर एनरोलमेंट हो सके, मतलब रीजनल सेंटर्स बना देना कि सपोज हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ है तो हमने स्टेट के इस हिस्से में भी अपना एक रीजनल इंस्टीट्यूट बना दिया ताकि बच्चों का एडमिशन और ज़्यादा हो और ग्रोथ एनरोलमेंट रेट को और ज़्यादा एनहेंस कर सके। जो भी रीजनल इम्बैलेंस है, सपोज करो कई बार होता है स्टेट में कि यहीं पे बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट होते हैं और यहाँ पे उतने इंस्टीट्यूट नहीं होते हैं, तो ये रीजनल इम्बैलेंस को दूर करना और जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स नहीं है वहाँ पे भी इंस्टीट्यूट्स को और ज़्यादा वहाँ पे स्टार्ट करना, ठीक है। देन इक्विटी की बात ये है कि हायर एजुकेशन में एनहेंस करना, मतलब SC ST सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए और ज़्यादा सोचना ताकि सभी वर्गों के लिए हम काम कर सकें, राइट। देन इसमें कंपोनेंट्स दे रखे हैं, तो कंपोनेंट ये हैं कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज बाय कन्वर्जन ऑफ कॉलेजेस इन ए क्लस्टर, मतलब जो स्टैंड एंड अलोन कॉलेजेस हैं उनको एक क्लस्टर की भूमिका में, मतलब क्लस्टर में तब्दील कर देना। क्लस्टर में होंगे तो आपस में नॉलेज शेयरिंग ज़्यादा होगी, राइट। देन है अपग्रेडेशन होना ऑटोनोमस कॉलेजेस का। देन है क्वालिटी एंड एक्सीलेंस लाना, ऑटोनोमस कॉलेज जो भी चल रहे हैं। इक्विटी इनिशिएटिव लाना, फैकल्टी इम्प्रूवमेंट करना, फैकल्टी रिक्रूटमेंट सपोर्ट और ज़्यादा एनहेंस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स देना कॉलेजेस को,
इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स देना यूनिवर्सिटीज को, देन इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिफॉर्म्स लेके आना। रीस्ट्रक्चर का मतलब होता है दोबारा उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाना, ठीक है। देन नए कॉलेजेस स्टार्ट करना, प्रोफेशनल कॉलेजेस स्टार्ट करना। देन नए मॉडल डिग्री कॉलेजेस स्टार्ट करना। क्वालिटी एंड एक्सीलेंस लाना, सेलेक्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज। देन रिसर्च इनोवेशन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए और ज़्यादा काम करना। अपग्रेडेशन होना जो भी एग्जिस्टिंग डिग्री कॉलेजेस हैं टू मॉडल डिग्री कॉलेजेस में। वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ना उसमें वोकेशन कैसे स्टार्ट किया जाए, उसका व्यवसायीकरण कैसे किया जाए। कई बार होता है हम पढ़ तो लेते हैं उसमें मास्टर लेवल तक, लेकिन हम सोच नहीं पाते कि अब इससे करें क्या, हम किस फील्ड में जाएंगे। तो वोकेशनलाइजेशन आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है, तो ये सभी चीज़ें इसके कंपोनेंट्स थे रूसा के, ठीक है। देन ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि रिसर्च को एनहेंस करना, फंडिंग और ज़्यादा करना, इंसेंटिवाइजिंग मतलब जो अच्छा काम कर रहा है उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, कॉलेजेस में ऑटोनॉमी लाना, गवर्नेंस को और ज़्यादा एनहेंस करना, डेवलपमेंट को और ज़्यादा अच्छे से एनहेंस करना। ये इसके गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, ये याद रखना। देन ये इंस्टीट्यूशनल हायरार्की कैसे थी, नेशनल लेवल पे ये चीज़ें थी, नेशनल मिशन अथॉरिटी, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप। तो जो फंडिंग थी वो स्टेट लेवल पे आनी थी, कहाँ पे, स्टेट हायर एजुकेशनल काउंसिल SHEC, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट SPD, टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप TSG। देन ये पैसे जाने थे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वहाँ होने थे और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट होनी थी, ठीक है। फिर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स में पैसे चले जाते। तो ये इंस्टीट्यूशनल हायरार्की थी, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल हायरार्की होती है तो मतलब इंफॉर्मेशन का जो अप एंड डाउन प्रोसेस है वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ये वेबसाइट पे भी दे रखा है। इसमें स्ट्रक्चर में है नेशनल मिशन अथॉरिटी, तो इसमें कंपोजिशन है, ये बहुत सारे हैं तो मैं इनको छोड़ रहा हूँ, आप पढ़ लेना इसको। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। प्लानिंग, रिव्यू फंक्शनिंग ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, फंडिंग प्रोवाइड करना, तो ये एलोकेट करता था फंड्स प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड को और स्टेट को रिलीज करने के लिए। देन रिव्यूइंग का काम था इसका, मतलब कि रिव्यूइंग काम है, कमीशंस एंड रिव्यू फाइंडिंग्स फ्रॉम पॉलिसी रिफॉर्म, थीमेटिक एंड इवेल्युएशन स्टडीज। देन प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के बारे में, तो इसमें भी कंपोजिशन की कौन कौन होता है, सेक्रेटरी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, सेक्रेटरी, है ना, ये सभी हैं, तो प्लीज़ आप इसको देख लेना। फंक्शंस की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के क्या है, एग्जामिन करना, परफॉर्मेंस को देखना और फंडिंग प्रोवाइड करना। देन रूसा रिसोर्स सेंटर, तो रूसा का जो रिसोर्स सेंटर है ये एक टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप है जो कि रन किया जाता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसको कहते हैं TISS। और ये क्यों करता है, ताकि क्योंकि मिनिस्ट्री ने इसको रिक्वेस्ट करी थी, ठीक है। देन RRC प्रोवाइड करता है एविडेंस बेस्ड सपोर्ट टू द नेशनल मिशन डायरेक्टरेट MHRD इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, राइट। ये है रूसा रिसोर्स सेंटर। देन रूसा रिसोर्स सेंटर के कुछ फंक्शंस हैं, ये मॉनिटर करता है फंडिंग के फ्लो को, स्टेट को अप्रेज करता है, मतलब इवेल्युएशन करता रहता है, जो भी MIS है मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें एंगेज करता है कि इंफॉर्मेशन कैसे अप एंड डाउन चल रही है। MIS रिपोर्ट बनाता है टाइम के अकॉर्डिंग, जिसको जैसे ज़रूरत होती है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ से, मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से गई। देन इवेल्युएशन स्टडीज करता है। देन सभी तरह के ऑपरेशनल, टेक्निकल, लॉजिस्टिकल, मैनेजरियल सपोर्ट देता है NMA, पैब एंड नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट को। देन कंसल्टेंट को अपॉइंट करता है ताकि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, डिजाइनिंग, टेक्निकल इनपुट्स हो सके, ठीक है। देन अप्रेज करता है DPR को स्टेट्स की, और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि फंड्स को रिलीज किया जाए। देन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन भी करता है कि किस तरह से कौन सा, मतलब स्टेट जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं या जो भी स्टेट हैं कैसे फंड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रूसा रिसोर्स सेंटर के फंक्शंस हैं।
तो फिलहाल में नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, तो वो है डॉक्टर सुनीता सिवाच जी। बाकी आप वेबसाइट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। देन मेजर इम्पैक्ट्स एंड टारगेट करा, तो रूसा वन ने क्या क्या अचीव किया। ग्रोथ एनरोलमेंट रेट जो 25% टू था, वो 12th प्लान के एंड तक इतना होना था, ठीक है। और 13th प्लान में 32% होना था, लेकिन 12th प्लान के बाद आपको सभी को पता ही है कि प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो 13 प्लान तो आया ही नहीं। 5 ईयर प्लान की बात हो रही है यहाँ पे। देन रूसा 2 में क्या क्या चीज़ें हुई कि इंक्रीज द स्पेंडिंग फॉर स्टेट फॉर एजुकेशन, की पैसे बढ़ाओ भाई, ताकि स्टेट और ज़्यादा स्पेंड कर सके। ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी स्टेट इंस्टीट्यूशन नैक के द्वारा एक्रेडिटेड हों मार्च के एंड 2020 तक, ठीक है। और ये अंडर मैंडेटरी क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क था कि सभी स्टेट इंस्टीट्यूट को एफिलिएशन प्रोवाइड किया जाना था। देन स्टूडेंट टीचर रेशो को घटा के 15:1 करना था मार्च के एंड 2020 तक। देन ग्रोस एनरोलमेंट रेट को 32% करना था मार्च 2022 तक। देन जो भी डिसएडवांटेजेस ग्रुप थे, मतलब SC ST विमेन माइनॉरिटी, उनमें और ज़्यादा इंक्लूजन लेके आना था यूनिवर्सिटीज़ में और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। देन जो भी कॉलेजेस एफिलिएट थे ना स्टेट यूनिवर्सिटी से, उसको रिड्यूस करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा 200 कॉलेज ही एक स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हों, ठीक है। ज़्यादा कॉलेजेस एफिलिएशन होते हैं तो फिर काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कॉलेजेस के डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी आते हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में ही आते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो जब ज़्यादा यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट रखना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज में एडमिनिस्ट्रेशंस को लेके थोड़ी दिक्कत हो सकती है, राइट। देन रूसा 3.0 में क्या कहा गया है कि नए टारगेट्स सुनिश्चित करना कि जो भी अनसर्व्ड अनडिजर्व्ड एरियाज हैं, रिमोट या रूरल एरियाज हैं, डिफ़िकल्ट जोग्राफीज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, टायर 2 सिटीज हैं, एरिया जहाँ पे ग्रोस एनरोलमेंट रेशो कम है, इनके लिए काम करना, और जो भी मोस्ट डिसएडवांटेजेस एरिया हैं और सस्टेनेबल एजुकेशनल डेवलपमेंट गोल्स के लिए काम करना, ये रूसा 3.0 में कहा गया है, राइट। तो ये सभी चीज़ें वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कुछ मैंने अलग बताया है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आप वेबसाइट पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये है इसकी मेन वेबसाइट, और विकासपीडिया ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो इसमें भी रूसा के बारे में काफ़ी डिटेल्स दी हुई हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।